चलो नमस्कार दोस्तों, जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत। लास्ट जो अपना लेसन हुआ था, लास्ट जो अपना टॉपिक हुआ था, उसमें अपन चर्चा कर रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर। राष्ट्रपति की शक्तियों को अपन ने दो भागों में बांटा था, सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों में अपन देखें तो लास्ट क्लास में अपनी चर्चा हुई थी किन शक्तियों को लेकर, विधायी शक्तियों को लेकर। आज की क्लास में अपनी जो चर्चा होगी राष्ट्रपति की, इन तीनों शक्तियों को आज की क्लास में अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत होगी राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां। चलो शुरू करते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। देखो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में एक अनुच्छेद अपन ने शुरू में पहले भी देखा था और वो है अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां होंगी, आज शुरुआत है कार्यपालिका शक्तियों से। दो तो शुरुआत में आपको अनुच्छेद याद रखने, वो होंगे अनुच्छेद 53 और एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 77। दोनों अनुच्छेद बात करते हैं राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति के बारे में, कार्यपालिका शक्ति के बारे में। अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। देखो इसका मतलब है संघ मतलब यूनियन। भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है, मतलब राज्यों का कुछ समूह है। उन राज्यों के समूह पर एक सरकार हो रही है जिसका नाम है केंद्र सरकार। तो ये जो अपना इंडिया जो एक यूनियन के रूप में है, इस यूनियन मतलब संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इस अनुच्छेद में आगे हालांकि ये और लिखा हुआ है जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। ये चर्चा तो कौन से अनुच्छेद में है, 53 में। तो ये अनुच्छेद 53 आपको एक ध्यान रखना है। एक अनुच्छेद 77 आपको ध्यान रखना है जिसमें लिखा हुआ है भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्य, भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। देखो हम ये चर्चा अभी कर लेंगे थोड़ी देर में कि ये कार्यपालिका कार्य या कार्यपालिका शक्तियां होती कौन सी हैं, ये तो चर्चा हो जाएगी। लेकिन इसमें तुम्हें ये ध्यान रखना है कि भारत सरकार के जो भी कार्यपालिका कार्य होंगे वो किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। क्यों ये अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी एक दल विशेष का नहीं होता। प्रधानमंत्री देखे तो प्रधानमंत्री भी हालांकि पूरे देश का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री देखा जाए तो किसी ना किसी दल विशेष का होता है, जबकि राष्ट्रपति किसी दल विशेष का नहीं होता। राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का होता है। संपूर्ण राष्ट्र में एकता बनी रहे, इसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि सारे के सारे कार्यपालिका कार्य किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। अब कार्यपालिका शक्तियों में किन शक्तियों को शामिल किया जाता है वो अपन देखेंगे। तो इनको या तो आप लिख लेना या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, अनुच्छेद 53 और एक अनुच्छेद 77। अब देखो जो भी देश के मतलब भारत सरकार के जो भी महत्वपूर्ण पद हैं, उन सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति की ये जो नियुक्ति करने की शक्ति है वही राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति कहलाती है, कार्यपालिका शक्ति कहलाती है। इसमें अपन ये लिखेंगे देश के सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति, सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब जैसे अपन बात करें देश का जो भी प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। भारत सरकार की जो भी मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति।
भारत सरकार में एक पद होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। देखो भारत के जो भी महत्वपूर्ण पद हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। विदेशों में जो भी भारत के राजदूत हैं, विदेशों में भारत के राजदूतों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं उपराज्यपाल। तो राज्यपाल और उपराज्यपाल, इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा अपन बात करें जो भी महत्वपूर्ण आयोग हैं, देश के जो भी महत्वपूर्ण आयोग हैं, उन आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एक एक करके, हालांकि सबका अपन एक एक मिनट का उल्लेख करेंगे थोड़ा थोड़ा। देखो महत्वपूर्ण आयोग, यहाँ से अपन चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने की। एक तो बहुत शानदार प्रश्न कंपटीशन में यहाँ से ये बनता है, जैसे क्वेश्चन सुनना आप लोग। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री होता है, समझ गए क्वेश्चन? 4 ऑप्शन सुनना। पहला ऑप्शन है निर्वाचित, दूसरा है नियुक्त, तीसरा है मनोनीत और चौथा ऑप्शन है विशेष परिस्थितियों में तीनों में से कैसे भी नियुक्त हो सकता है। प्रधानमंत्री होता है, पहला ऑप्शन है नियुक्त, दूसरा ऑप्शन है मनोनीत, तीसरा ऑप्शन है निर्वाचित, चौथा ऑप्शन है विशेष परिस्थितियों में उपरोक्त तीनों में से कोई सा भी, तीनों में से कोई एक। ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? नियुक्त, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अपन ने लिखा ना, देश के सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इन सभी पदों पर क्या हो रही है? नियुक्ति हो रही है। इसका मतलब प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति होती है। तो ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। प्रधानमंत्री होता है, 4 ऑप्शन है, क्या होता है? नियुक्त। अब इसमें अपने भारत में जो सिस्टम है वो ये है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो की जाएगी, लेकिन ये नहीं होता कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दे। राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा? जिस दल का लोकसभा में बहुमत होगा, उस दल के नेता को ही क्या नियुक्त करेगा? प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। समझ गए? जैसे लोकसभा है, लोकसभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा में टोटल मिलाकर वर्तमान में 545 सदस्य हैं, लेकिन उन 545 में से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं कितने? 543 सदस्य। अब इन 543 में आधे से ज्यादा सदस्य कितने माने जाएंगे? 272। 272 सदस्य जिस पार्टी के आगे, उस पार्टी का लोकसभा में क्या मान लिया जाता है? बहुमत मान लिया जाता है। अब जिस पार्टी का बहुमत होगा, उस पार्टी का नेता ही क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन इसे प्रधानमंत्री बनाएगा कौन? राष्ट्रपति। समझ के बात? तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी नियुक्त नहीं करता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त करेगा? जिस दल का लोकसभा में बहुमत होगा, उस दल के नेता को। जैसे लास्ट जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें भाजपा का बहुमत था, 303 सीटें थी भाजपा को। तो भाजपा का नेता कौन था? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति ने किसके रूप में नियुक्ति की? प्रधानमंत्री के रूप में। समझ गए बात? अब उसके बाद क्या होता है? प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति हो जाती है तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की लिस्ट बनाता है और वो लिस्ट सौंप देता है किसको? राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति उस लिस्ट पर नीचे साइन कर देता है। तो मंत्रियों की लिस्ट या सूची तो तैयार कौन करता है? प्रधानमंत्री तैयार करता है, लेकिन उस सूची पर लास्ट में हस्ताक्षर किसके होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि मंत्रियों की या मंत्री परिषद की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी,
जिसका प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 76 में। ये होता है भारत सरकार का वकील। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने वकील रखते हैं, वैसे भारत सरकार का भी एक वकील होता है जिसे क्या कहते हैं, महान्यायवादी। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक, समझ गए। और मेन प्रावधान है कौन से अनुच्छेद में, 148 में। तो ये जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होता है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक क्या करता है, जो भी सरकारी विभाग होते हैं, जो भी सरकार के डिपार्टमेंट होते हैं, उनके लेखाओं की जांच कौन करता है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। इसकी भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। विदेशों से राजनीतिक संबंध बनाए रखने के लिए भारत द्वारा प्रत्येक देश में अपना एक राजदूत नियुक्त किया जाता है। इस राजदूत की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति भी कौन है, राष्ट्रपति। ये हो ही गया। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन, राष्ट्रपति। अब जो भी महत्वपूर्ण आयोग हैं, चाहे अल्पसंख्यक आयोग हो, चाहे ओबीसी आयोग हो, चाहे एससी आयोग हो, चाहे एसटी आयोग हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, सभी आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति की यही शक्ति, जो महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करने वाली शक्ति ही क्या कहलाती है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां कंप्लीट। सर एक बार लाइट चली गई, सर को बुला दो ना, आप थोड़ा वीडियो सेट कर जाएं, जल्दी बुलाना सर थोड़ा। तो देखो यहां से कई बार प्रश्न क्या बनता है, बहुत अच्छे प्रश्न ये बनने में आ जाते हैं कई बार। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, देश के महत्वपूर्ण पदों पर राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां राष्ट्रपति की किस शक्ति में शामिल की जाएंगी। ऑप्शन आपके पास दे देता है, विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति। तो ये महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करने वाली शक्ति किस में शामिल होगी, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां कंप्लीट। अब उसके बाद में देखो विधायी शक्ति लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गई थी, कार्यपालिका शक्तियां कंप्लीट होगी। उसके बाद में अपन बात करेंगे राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति, वित्तीय शक्ति। एक एक करके अपन देखते हैं वित्तीय शक्ति को। देखो होता है क्या है, लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा, किसमें, लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रत्येक वर्ष बजट पेश किया जाता है। तो एक तो बात ये ध्यान रखोगे, बजट हमेशा कहाँ पेश होगा, लोकसभा में पेश होगा। और लोकसभा में बजट पेश कौन करेगा, वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करता है। बीच में थोड़ा सा हो सकता है लाइटिंग की वजह से डिस्टर्ब हो गए हो, लेकिन बोर्ड पे जो भी मैंने पहले लिखा था वो पहले लिखी थी यार, अब आप आराम से देख सकते हो। तो ये ध्यान रखोगे, बजट हमेशा कहाँ पेश होता है, लोकसभा में पेश होता है। और बजट पेश कौन करता है, वित्त मंत्री पेश करता है। ये बजट वाला प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 112 में। अब अपन ये सोचे कि इसमें भाई राष्ट्रपति की शक्ति कहाँ हुई, तो इसमें राष्ट्रपति की शक्ति ये हुई कि ये जो बजट वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, यह बजट किसके नाम से पेश होता है, यह बजट राष्ट्रपति के नाम से पेश होता है। तो ये राष्ट्रपति की एक तो वित्तीय शक्ति ये हो गई। समझ गए बात, आप अपने शब्दों में लिख लेना इसको। दोबारा मैं बोल रहा हूँ लाइन टू लाइन, संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वित्त मंत्री द्वारा प्रत्येक वर्ष लोकसभा में बजट पेश किया जाता है और यह बजट राष्ट्रपति के नाम से होता है। पहली तो ये वित्तीय शक्ति। दूसरी वित्तीय शक्ति की अपन बात करें, देखो विधेयक कई प्रकार के होते हैं। धन विधेयक होता है, साधारण विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक होता है। लेकिन इनमें से एक विधेयक जो मेरे मुंह से निकला कौन सा था, धन विधेयक। धन विधेयक हमेशा पहले कहाँ पेश होगा, लोकसभा में पेश होगा। और ये जो धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा, यह धन विधेयक लोकसभा में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये भी राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति हो गई, वित्तीय शक्ति हो गई। और इसका प्रावधान दे रखा है संविधान के अनुच्छेद 109 में।
समझ गए बात। तो दो तो वित्तीय शक्ति ये हो गई राष्ट्रपति की। दूसरी एक बार दोबारा सुनना, संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाता है। दो वित्तीय शक्ति। तीसरा अपन बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई मैंने आपको कार्यपालिका शक्ति में ये बताया था कि जो भी भारत के महत्वपूर्ण आयोग हैं उन आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उन महत्वपूर्ण आयोग में से एक आयोग कौन सा है? वित्त आयोग। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और इस वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में। तो एक वित्तीय शक्ति अपन ये लिख सकते हैं। चौथी वित्तीय शक्ति सुनना, हमारे जो भारत देश है इसमें पैसा खर्च करने के लिए दो प्रकार के फंड बना रखे हैं, दो प्रकार की निधियां बना रखी हैं। एक का नाम है संचित निधि, एक का नाम है आकस्मिक निधि। तो संचित निधि का प्रावधान तो है संविधान के अनुच्छेद 266 में। दोबारा समझना, दो प्रकार के फंड हैं, फंड कह दो चाहे निधि कह दो। कौन कौन सी? एक तो है संचित निधि और दूसरी कौन सी है? आकस्मिक निधि। संचित निधि का प्रावधान है अनुच्छेद 266 में और आकस्मिक निधि का प्रावधान है अनुच्छेद 267 में। इस आकस्मिक निधि से पैसा खर्च करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। वित्तीय शक्ति में चौथा पॉइंट की जो मैं वित्तीय शक्ति की चर्चा कर रहा हूं 266 के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। कौन से अनुच्छेद के संबंध में? 267। तो चौथी वित्तीय शक्ति दोबारा सुनना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान है। इस निधि से पैसा खर्च करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इसी के साथ अपने राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां हो गई? वित्तीय शक्तियां। लास्ट जो अपन साधारण शक्तियों की बात कर रहे थे राष्ट्रपति की, उसमें कौन सी शक्ति है? न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्ति है उसका प्रावधान दे रखा है संविधान के अनुच्छेद 72 में। तो न्यायिक शक्ति कौन सी है राष्ट्रपति की? राष्ट्रपति, एक बार बोर्ड पे लिखता हूं फिर समझ लेना आप इसको। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा कम कर सकता है या माफ कर सकता है तथा वह मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। ये प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 72 में। देखो भारतीय संविधान में एक विशेष व्यवस्था ये कर रखी है कि जो सेंट्रल लेवल पे जो केंद्र सरकार कार्य करती है, राज्य के लेवल पे वह कार्य करती है राज्य सरकार। वहाँ प्रधानमंत्री के पास जो शक्तियाँ हैं लगभग वो शक्ति अपने यहाँ राज्य में मुख्यमंत्री के पास होती हैं। जो वहाँ राष्ट्रपति के पास होती है वो लगभग वो शक्तियाँ यहाँ राज्यपाल के पास होती हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, राज्य में जो राज्यपाल होता है उसको भी क्षमादान की शक्ति है, लेकिन राज्यपाल को मृत्युदंड की शक्ति माफ करने का अधिकार नहीं है। मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार केवल किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, इस न्यायिक शक्ति को अपन क्या लिख सकते हैं? न्यायिक शक्ति भी कह सकते हैं और इसी को कह सकते हैं अपन क्या? क्षमादान की शक्ति। एक ही बात है। और ये क्षमादान की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? 72 में। अब इसमें देखो तीन महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा, वो गौर से सुनना। अगर आपसे पूछा जाए क्या राष्ट्रपति, देखो शक्तियों का विभाजन जो कर रखा है ना भारत में,
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है संविधान की 7वीं अनुसूची में। अब उन शक्तियों का विभाजन जो है ना वो 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समझ रहे हो बात? संघ सूची में तो जो भी विषय हैं उन विषयों से संबंधित शक्ति तो केंद्र सरकार के पास है। राज्य सूची में जो भी विषय हैं उन विषयों से संबंधित विषयों से संबंधित शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। और समवर्ती सूची जो तीसरी सूची है उस सूची से संबंधित विषयों की शक्ति किसके पास है? दोनों के पास है, केंद्र सरकार के पास भी है तो राज्य सरकार के पास भी है। अब राष्ट्रपति किन सूची के विषयों पर मृत्युदंड माफ कर सकता है ये आप ध्यान रखोगे। तो एक तो संघ सूची व समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषयों पर बस ये ध्यान रखोगे। राष्ट्रपति को ये जो क्षमादान की शक्ति है वो केवल कौन से विषयों पर है? संघ सूची व समवर्ती सूची के विषयों के मामले में राष्ट्रपति को ये शक्ति है। ध्यान रखना, राज्य सूची में दिए गए विषयों पर राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। दूसरी चीज, मृत्युदंड के मामले में। अब यहां बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कंफ्यूज वास्तव में जायज भी है, क्योंकि इस मामले को आप गौर से सुनना। अगर मृत्युदंड से संबंधित कोई मामला है, अब मृत्युदंड से संबंधित मामला हो, चाहे वो संघ सूची का हो, चाहे वो राज्य सूची का हो, चाहे वह समवर्ती सूची का हो, अगर मृत्युदंड का कोई मामला है तो वह संघ सूची का, राज्य सूची का और समवर्ती सूची का किसी भी सूची से संबंधित हो सकता है। हर विषय पर राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। समझ गए बात? तीसरा, क्या राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के मामले में क्षमादान की शक्ति है क्या राष्ट्रपति को? तो सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के मामले में भी राष्ट्रपति को क्या है? क्षमादान की शक्ति है। तो ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के क्या हो गए? क्षेत्र हो गए कि किन किन मामलों में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। तो इन 2 सूचियों में दिए गए विषयों पर राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। मृत्युदंड के मामले में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। दोबारा ध्यान रखना, मृत्युदंड का मामला चाहे किसी भी सूची से संबंधित हो, चाहे संघ सूची से संबंधित हो, चाहे राज्य सूची से, चाहे समवर्ती सूची से। और सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के मामले में भी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। ये अपना टॉपिक कंप्लीट कौन सा? राष्ट्रपति की शक्तियों को अपन ने 2 भागों में बांटा था, सामान्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। सामान्य शक्तियों का मामला कंप्लीट हो चुका है और आपातकालीन जो शक्तियां हैं उसकी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप इसको कंप्लीट याद कर लेना। और प्रयास हमारा यही रहेगा कि जीबी एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है उसकी तरफ से आपको कंपटीशन के लगभग जो भी अच्छे टॉपिक हैं, कोशिश प्रयास हमारा यही रहेगा कि कंपटीशन के संपूर्ण टॉपिक आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।